हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करने जा रहे हैं और इन फॉर्मूलों की एक पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो यहां से समझ के उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके रख लो। प्लस वेव ऑप्टिक्स के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 के बाकी चैप्टर्स के फॉर्मूले भी रिवाइज करने हैं तो हर एक चैप्टर पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस डेरिवेशंस के भी वीडियोस हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मतलब आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ है इस चैनल पे। और जो भी आपको और रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, हॉट्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, वो सब भी मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। दो टॉपिक्स हैं मेनली जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब भरमार है फॉर्मूलों की। और वो दो टॉपिक्स हैं, एक तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। वो दोनों ही टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस के फॉर्मूलाज की। आई एम एज्यूमिंग कि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने की एक प्री रिक्वायरमेंट भी यही है कि चैप्टर आपने पढ़ा हुआ हो। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो इन फॉर्मूलों को रटने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो बच्चे चैप्टर पढ़ चुके हैं, चाहे कच्चा पक्का उन्होंने पढ़ा हो, बट उनको आइडिया हो कि चैप्टर में क्या है, 60-70% भी अगर आपने पढ़ा है और अब आपका कोई एग्जाम है और आप फॉर्मूले रिवाइज करने आए हैं, तो तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है, यूजफुल है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, वेव ऑप्टिक्स में वेव का आपको डब्ल्यू भी नहीं पता, तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो दो वेव्स ली, सपोज उनकी इक्वेशन है y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू b sin ओमेगा टी प्लस 5। यानी पहली वाली का एम्पलीट्यूड है a, दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड है b, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 5। ठीक है। जब ये इंटरफेयर करेंगी तो एक नई वेव क्रिएट होगी इनकी इंटरफेरेंस से। उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, वो ये होता है। तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है कि जो दो वेव्स की इंटरफेरेंस से नई वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी पहली वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरी वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab cos 5। 5 मतलब दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। समझ में आ गई बात? ओके, तो पहला तो फॉर्मूला अपन ने यह याद रखना है एम्पलीट्यूड निकालने का। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चों। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब मान लेते हैं जो पहली वाली वेव है उसकी इंटेंसिटी है, पहली वाली जो वेव है यानी ये वाली, इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2। तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड है इसका B है, तो हम बोल सकते हैं I1 इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I2 इज प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर एंड I इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। I मतलब जो रिजल्टेंट वेव है जो इन दोनों की इंटरफेरेंस से बनी है उसकी इंटेंसिटी है I, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R मतलब जो रिजल्टेंट वेव थी उसका एम्पलीट्यूड R था, तो ऑब्वियसली I इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो लिख सकता हूं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। और यहां से देखो भाई, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप जब हटाते हो तो आप क्या लगाते हो, इक्वालिटी का साइन लगाते हो ना। तो इन तीनों फॉर्मूलों को कैसे लिखा जा सकता है? हम ये बोल सकते हैं कि I1 इज के ए स्क्वायर एंड I2 इज के बी स्क्वायर एंड I इज के आर स्क्वायर, है ना। तो बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? ए स्क्वायर की वैल्यू आई I1 बाई के, बी स्क्वायर की वैल्यू आई I2 बाई के, आर स्क्वायर की वैल्यू आई I बाई के। तो ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और आर स्क्वायर की जगह अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें, I बाई के, I1 बाई के प्लस I2 बाई के 2, और ए की जगह अंडर रूट I1 बाई के। भाई साहब, ए क्या आएगा, के उधर जाएगा तो रूट में आएगा ना। तो ए की जगह अंडर रूट I1 बाई के, बी की जगह अंडर रूट I2 बाई के cos 5, है ना। ये हो गया के स्क्वायर, रूट के बाहर आ गया के, और मैंने उसको गलती से लिख दिया है 2, नहीं के, है ना। रूट के बाहर आ गया के कट गया। सो दिस इज द फॉर्मूला। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आई है
रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई कैसे डिपेंड कर रही है? इंडिविजुअल इंटेंसिटीज पे। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई इज I1 प्लस I2, यानी पहली वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरी वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। समझ गए? अच्छा, मान लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से, वो भी रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मान लेते हैं कि एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें दोनों वेव्स की इंटेंसिटी बराबर हो, है ना। तो उसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? देखो, मान लेते हैं कि जो हमारे पास दोनों वेव्स हैं उनकी जो इंटेंसिटीज हैं I1 I2, उनको हम ले लेते हैं, दोनों बराबर हैं और उसको I0 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा? I0 प्लस I0, यानी कि ये क्या बन जाएगा? 2 I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू I0 स्क्वायर, है ना। I0 इंटू I0 स्क्वायर, स्क्वायर का रूट करेंगे तो I0 बाहर आ जाएगा और यहां पे क्या है? cos फाई। अब यहां पे अगर हम यहां पे 2I0 प्लस 2I0 है ना, तो हम 2I0 कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा cos फाई। क्लियर? ओके। अब 1 प्लस कॉस फाई, जिन बच्चों, अरे मच्छर तेरी है, जिन बच्चों के पास मैथ्स है, आजकल मच्छर बड़े लोग, जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनको पता होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनको भी शायद पता हो, लेकिन अगर उनको नहीं पता है तो लो, पता लग गया आप, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 प्लस कॉस फाई की जगह वी विल राइट 1 प्लस कॉस फाई की जगह वी विल राइट 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 I0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। तो समझ गए ना आप? ये 2 मेरा z लगने लगा आजकल, तो मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ 2। समझ गए ना आप लोग? समझ गए? पक्का समझ गए? देखो, अगर तो दोनों वेव्स की इंटेंसिटी डिफरेंट हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम हो तो भी ये लगा लो, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, आप ये भी लगा सकते हो, है ना। डिफरेंट पॉइंट पे जो वेव्स आ रही हैं ए और बी से, उनमें हर जगह फेज डिफरेंस जो है वो अलग होगा, है ना। यहाँ फेज डिफरेंस कुछ और है, यहाँ फेज डिफरेंस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और। तो ये बता रहा है कि जिस पॉइंट पे फेज डिफरेंस फाई है उस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन आपने सुनी होगी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जहां पर कि क्रस्ट पे फॉल करता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। जैसे यहां पे अगर हम देखें, हम अपना एक डायग्राम बनाएंगे भाई, ये वाला हम किताब वाला नहीं लेंगे बना। देखो, ये हमारा बन गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसके अंदर ये आ गई है, ये आ गए इसके अंदर चाट मसाला, ये आ गया। अच्छा, मैं फूड ब्लॉगिंग देख के आ रहा हूँ ना, ये आ गया इसके, नहीं सॉरी, एक सोर्स है ये S1, एक सोर्स है ये S1, ये एक सोर्स है S2 और यहां पर एक पॉइंट है P, है ना। दिस कैन बी एनी पॉइंट P, एनी जनरल पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। ये पॉइंट P यहां भी हो सकता है, यहां तो कोई भी एक पॉइंट है ये। तो सोचो, यहां से कुछ वेव आ रही होगी, एक वेव यहां से कम रही होगी, आ रही होगी, 1 2 3 वेव बन गई, है ना। फिर यहां से भी कुछ आ रही होगी, 1 2 3 4 और 4.5, है ना। अब P पे एक का क्रस्ट पहुंचा, दूसरे का ट्रफ पहुंचा, तो धुम इंटेंसिटी क्या? 0। पर ये पॉइंट थोड़ा अगर नीचे शिफ्ट होता तो ऐसा हो सकता था कि इसकी 3 वेव्स पहुंची, इसकी 4 वेव्स पहुंची, तो दोनों की वेव शुरू हुई, तो क्रस्ट पे फॉल करेगा, तब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। जब क्रस्ट पे फॉल करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या? एक वेव ऐसे और दूसरी भी ऐसे, तो
दूसरी भी ऐसे ही। तो ये दोनों एक दूसरे पे फॉल करी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जब ये एक दूसरे पे फॉल करी, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है जहां लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, जहां पर ये वाले बैंड्स बनते हैं, ब्राइट बैंड्स। ठीक है, ब्राइट बैंड्स। उसकी कंडीशन क्या है भाई, इंटेंसिटी का ये रहा फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos फाई मैक्सिमम होगा। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और वो तब होता है जब फाई जो है वो पाई का cos थीटा 1 कहां पे होता है, देखो cos थीटा 1 कहां पे होता है, जब फाई जो है वो पाई का इवन मल्टीपल हो, है ना। कैसे, कहां पे होता है cos थीटा 1, 0 पे 1 होता है ना, फिर 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, तो वापस 2 पाई पे 1 हो जाता है, फिर 4 पाई पे 1 हो जाता है, फिर 6 पाई पे 1 हो जाता है, एंड सो ऑन, यानी 2n पाई। और 2n पाई पे ये हमारी कंडीशन हो गई कि व्हेन फाई इज 2n पाई, जब भी, यानी कि पूरी वेव छूट जाएगी भाई। फेज डिफरेंस जब 2 पाई आ गया तो मतलब पूरी वेव छूट गई। यानी कि अभी जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था, इसकी 3 इसकी 4, यहां 2 वेव छूट गई, इसकी 3 इसकी 5, यहां 10 वेव छूट गई, इसकी 2 उसकी आगे ऊपर, बहुत ऊपर। कहीं पर ऐसा पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। कहीं पर ऐसा पॉइंट होगा कि इसकी 4 आई हो, उसकी 6 आई हो, तो 2 का डिफरेंस हो गया। कहीं ऊपर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है इसकी 5 आई हो, उसकी 8 आई हो, तो 3 का डिफरेंस हो गया। तो जहां 3 वेव्स का डिफरेंस हुआ वहां 6 पाई हो गया फेज डिफरेंस, जहां 2 वेव्स का हुआ वहां 4 पाई हो गया। जब भी ऐसा पॉइंट मिलेगा, क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ पे फॉल करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या है, फाई इक्वल टू 2n पाई। और पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होता है। पाथ डिफरेंस मतलब क्या, कि यहां पे ये 3 वेव्स आई, यहां पे 1 2 3 4 4.5 वेव्स आई, लेकिन जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस सॉरी, जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है, एक वेव ऐसी और दूसरी ऐसी, है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना होता है, ये 180 का फेज डिफरेंस होता है। ठीक, तो इन दोनों वेव्स में 180 का फेज डिफरेंस है, लेकिन पाथ का भी तो कुछ डिफरेंस है। ये 3 लैम्डा है, ये 4.5 लैम्डा है, तो पाथ का डिफरेंस कितना हुआ, 1.5 लैम्डा। तो जब भी फेज डिफरेंस 5 होता है और पाथ डिफरेंस x होता है, तो वो दोनों आपस में ऐसे रिलेटेड होते हैं। सिंपल सी बात है यार, जब एक, यहां पे देखो ये पॉइंट है एक, ठीक है, यहां पर 1 वेव 2 वेव 3 वेव आई, इसकी 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव आई, तो फिर से क्रस्ट पे फॉल करा, ट्रफ पे फॉल करा, एक पूरी वेव कम है ना इसमें, तो इनमें 2 पाई का फेज डिफरेंस है और लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। तो यहां से हम यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लें कि भाई जब भी 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है, लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है। जब भी 1 रेडियन का फेज डिफरेंस होता है, लैम्डा बाय 2 पाई का पाथ डिफरेंस होता है। और जब भी 5 रेडियन का फेज डिफरेंस होता है, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5 पाथ डिफरेंस होता है ना। यानी इसको हम x लिख लें। सो पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना है, 2n पाई। तो फेज डिफरेंस आ गया, इसको सॉल्व करके 2 पाई से 2 पाई काट के n लैम्डा। यानी कि जब भी लैम्डा पूरी एक वेव छूटेगी, तो जब वेव एक दूसरे पे फॉल करेंगी तो क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ पे फॉल करेगा, तो पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करे, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करे, तो इंटेंसिटी होती है मिनिमम, cos फाई होता है -1, cos फाई -1 वहां होता है जहां फाई 2n 1 प्लस पाई होता है, यानी पाई के ऑड मल्टीपल्स पे, पाई पे 3 पाई पे, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये हो गया फेज डिफरेंस और ये हो गया पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, आर मैक्स क्या आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम कब है, जब cos फाई 1 है, यहां पे cos फाई को 1 डाला, यहां पे cos फाई को 1 डाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा a प्लस बी। और मिनिमम कब आएगा r, जब यहां -1 डालेंगे, तो दैट इज cos फाई को -1 डालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो वो a माइनस बी आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं
हम ये लिख सकते हैं आर मैक्स बाय आर मिन की रेशियो क्या होगी, आर मैक्स होगा ए प्लस बी, है ना, आर मिन होगा ए माइनस बी, और आई मैक्स बाय आई मिन क्या होगा भाई, अभी तुमको पीछे बताया कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो आई मैक्स बाय आई मिन इज आर मैक्स बाय आर मिन का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर बाय ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर एक मिनट इसको छोड़ दो, ये फॉर्मूला में तुम्हें जो मैंने सिंबल्स लिए हैं उसकी टर्म से बताता हूँ यार। इंटेंसिटी की रेशियो क्या होगी, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है लिखने के लिए। इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी की रेशियो क्या होगी, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वो तो तुमको पता ही है, लेकिन पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लिट्स हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये जो स्लिट्स हैं इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ है W1 और इसकी इस स्लिट की विड्थ है W2, तो ऑब्वियसली इन स्लिट से ही तो लाइट आ रही है, तो स्लिट की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लाइट आएगी, राइट। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ W1 by W2 इज I1 by I2 विच इज इक्वल टू A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, नहीं अभी और भी हैं, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर से पहला ब्राइट फ्रिंज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, स्क्रीन के सेंटर से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, ठीक है, समझ गए। लैम्डा क्या है, लाइट की वेवलेंथ। कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, राइट। तो जो सेंटर से, जैसे सेंटर से यहां पे nth ब्राइट बैंड बन रहा है, तो ये डिस्टेंस nth ब्राइट बैंड का सेंटर से डिस्टेंस, फ्रिंज भी बोल सकते हैं, बैंड भी बोल सकते हैं, n लैम्डा डी बाई डी होता है, और डार्क का इतना होता है 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। डेरिवेशंस हैं इसके, लास्ट ईयर तक तो थे, इस साल तो सिलेबस में नहीं है, बड़ा आसान हो गया तुम्हारा सिलेबस इस पर, तो मेरे को फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। n की जगह यहाँ पे 0 1 2 3 पुट कर सकते हो, कुछ बुक्स में तुमको 2n+1 की जगह 2n-1 भी मिलेगा, ऑड नंबर को 2n+1 भी लिख सकते हैं, ऑड नंबर को 2n-1 भी लिख सकते हैं। 2n+1 लिखते हो तो n को 0 से शुरू करना, 2n-1 लिखते हो तो n को 1 से शुरू करना, ऐसा मत सोचना वो अलग फॉर्मूला, ठीक है। लीनियर विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज, हर एक फ्रिंज की जो विड्थ है, लीनियर विड्थ, वो कितनी है, अरे भाई कितना कितना चौड़ा है एक फ्रिंज, चाहे वो लाइट हो चाहे डार्क हो, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। और क्योंकि लैम्डा जो है वो मीडियम में चेंज हो जाता है, लीनियर विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा, दिस इज बीटा, एंड बीटा इन एनी मीडियम, बीटा अगर तुम एज इट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एपरेटस उठा के किसी मीडियम में डाल दोगे तो बीटा ये हो जाएगा, कैसे, लैम्डा बदलेगा, डी और डी तो नहीं बदलेंगे, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, दिस, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है मीडियम का, तो लैम्डा मीडियम में कितना होता है भूल गए सर हम, म्यू होता है लैम्डा बाय लैम्डा एम, है ना, तो लैम्डा एम कितना हुआ, लैम्डा बाय म्यू, तो लैम्डा बाय म्यू डाला, लेकिन लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी तो बीटा है, सो बीटा इन द मीडियम, बीटा इन द मीडियम इज बीटा बाय म्यू, ठीक है बीटा, ठीक है बेटा। एंगुलर विड्थ ऑफ ईच फ्रिंज, एंगुलर विड्थ क्या होती है बेटा, एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा बाय स्मॉल डी या बीटा बाय कैपिटल डी। थोड़ा सा समझाऊं आपको, जैसे ये है कोई भी फ्रिंज, है ना, ये है उसका स्क्रीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एक मिनट, दिमाग में फॉर्मूला बिठाना जरूरी है। जैसे ये है एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एपरेटस, और यहाँ पे अपना कोई भी nth बैंड है, ठीक, तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से nth बैंड का, ये है हमारा yn, है ना, और ये है d, ये है d। इन दोनों एंगल्स को ऑलमोस्ट अगर हम सेम मान लें तो इस ट्राइंगल में, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल बोल लो
मैं बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना, इसको तो आप छोड़ ही दो, आप ये समझ लो कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, सो दिस एंगल थीटा विल बी व्हाट, y बाई डी, है ना, y बाई डी, टेन थीटा होगा y बाई डी, बट ये बहुत स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल्स के लिए टेन थीटा और थीटा बराबर होते हैं। सो दिस इज वाई एन बाई डी, दिस थीटा इज वाई एन बाई डी, है ना। सो दैट इज एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, लीनियर पोजीशन मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एंगुलर पोजीशन मतलब ये वाला जो एंगल है उसका। अब अगला ब्राइट फ्रिंज होगा तो ऑब्वियसली उसका एंगल ज्यादा होगा। सो एंगुलर पोजीशन थीटा एन किसी भी फ्रिंज की इज वाई एन बाय डी, ठीक है। एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला भी लिख लो अगर यहां पे नहीं लिखा हुआ तो, ठीक। और एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है, जैसे कि जैसे ये है फ्रिंज, है ना, यहां से लेकर यहां तक फ्रिंज है, तो यहां से लाइट आ रही है, ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, सेंटर से पकड़ लो, मैंने बोला ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इग्नोर कर दो। तो ये आया उस फ्रिंज के लोअर पार्ट पे, ये लाइट आई उस फ्रिंज के जहां मतलब जहां से वो फ्रिंज शुरू हो रहा है ये लाइट आई, जहां पे वो फ्रिंज खत्म हो रहा है ये लाइट आई। सो दिस इज कॉल्ड द एंगुलर विड्थ। अच्छा, ये मान लो एक nth ब्राइट फ्रिंज है, तो ये यहां पे इससे पहले कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, ये होगा nth डार्क फ्रिंज, और इसके अगला वाला क्या होगा, n+1th डार्क फ्रिंज, है ना। समझ में आई बात। अगर ये nth लाइट फ्रिंज है तो इससे पहले तो डार्क होगा, कौन सा होगा, nth डार्क, और इसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा n+1th डार्क। तो हम ये कैसे निकाले, इसमें से ये माइनस करके, यानी ये nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है ना, तो n+1th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा, इसमें n+1 डालो, वो वैल्यू माइनस ये करके आ जाती है ये चीज, राइट, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ, वो आएगा डिफरेंस ये, ठीक। ओके, तो अगर मुझे ये लीनियर विड्थ चाहिए तो मुझे इस वाले एंगल में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो θn+1 में से θn सब्ट्रैक्ट करोगे yn की वैल्यू डाल के, तो ये आ जाएगा। जस्ट आइडिया दे रहा हूं, वरना तो ये फॉर्मूले का वीडियो है तो अपने को फॉर्मूले याद रखने से था, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ये पैटर्न बनता है, आपको पता ही होगा, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ डबल होता है, बाकी सबका उससे हाफ होता है, ठीक। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन मैंने बता दिया, nth डार्क फ्रिंज कहां पर है, n लैम्डा बाय a पे। a जो है वो इस स्लिट की विड्थ है, सिंगल स्लिट वाले के अंदर जो हमारी ये स्लिट है a, वो इसकी विड्थ है, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, nth पोजीशन पे। जैसे आपको निकालना है कि ये है हमारा, ये वाली स्लिट है, ठीक है, यहां पे हमारा एक nth लाइट फ्रिंज है ना। तो इसकी एंगुलर पोजीशन मतलब ये एंगल थीटा, पहला अगर ये लाइट फ्रिंज है, दूसरा तीसरा, सॉरी डार्क, नॉट द लाइट, डार्क, पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क, चौथे डार्क फ्रिंज का आप ये एंगल निकालना चाहते हो तो आप n को 4 डाल दो, पांचवे का निकालना चाहते हो n को 5 डाल दो, ठीक है। अच्छा, लीनियर पोजीशन मतलब ये कैसे निकालोगे, तो दिस बाय दिस इज डी, है ना। तो दिस बाय दिस इज tan थीटा, बट स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा और थीटा बराबर हैं, तो yn आ जाएगा थीटा n इंटू डी, yn आ जाएगा थीटा n इंटू डी, तो थीटा n की वैल्यू डाल दी। सो दिस इज द लीनियर पोजीशन। इसी तरीके से लाइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन ये होती है, लीनियर पोजीशन ये होती है, और विड्थ कैसे आएगी, ऑब्वियसली yn+1 माइनस yn करके वो ये होगी, और एंगुलर विड्थ कैसे आएगी, θn+1 माइनस θn करके वो ये होगी। आप देख रहे हो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो बाकियों से ब्रॉड होता है, डबल विड्थ का होता है, तो जो बाकियों की विड्थ आई यानी लैम्डा डी बाई डी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसका डबल होगी, और एंगुलर विड्थ भी डबल होगी। 2 नहीं लगाया ना मैंने, लैम्डा बाय ए है ना, तो एंगुलर विड्थ होगी 2 लैम्डा बाय ए, इसको करेक्ट कर लेना। तो कहीं पर भी लीनियर विड्थ जो है वो एंगुलर विड्थ इंटू डी कर देना है आपको, किसी भी फॉर्मूले में लीनियर विड्थ इक्वल टू एंगुलर विड्थ इंटू डी, डी मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, है ना, समझा दिया ना मैंने। चलो एक बार और, चलते चलते एक बार और,
ये है लीनियर पोजीशन yn, ये है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d, ये है इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा n। सो व्हाट इज थीटा n? थीटा n इज yn बाय d बाय tan थीटा, tan थीटा में tan इग्नोर कर दिया, yn इज थीटा n इंटू डी। बस यहीं से लीनियर पोजीशन इक्वल टू एंगुलर पोजीशन इंटू डी एक चलता आ रहा है साथ में, तो विड्थ में भी वो d रहेगा। जब आप yn+1 माइनस yn करोगे तो थीटा n+1 माइनस थीटा n, और साथ में एक d चलता रहेगा, यानी कि लीनियर विड्थ इक्वल टू एंगुलर विड्थ इंटू डी, और लीनियर पोजीशन इक्वल टू एंगुलर पोजीशन इंटू डी। यही फॉर्मूले हैं इसके अंदर। बाकी सारे फॉर्मूले जो हैं वो आगे पोलराइजेशन के थे, वो डिलीट हो गए हैं सिलेबस से, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।